नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और हमारा पूरा प्रयास है कि आपको लगातार इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसी क्रम में आज हम एक और रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम 30 इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना, अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेना और कितना स्कोर किया ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या फिर संचारकर्ता? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। बाकी बात करें ग्राह्यता, प्रदाता, संचारकर्ता, तो ये सब इस प्रक्रिया के क्या हैं? घटक हैं, यानी कि कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है नैतिक विकास। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, उनसे प्राप्त डेटा के आधार पर उसका विश्लेषण किया और फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसको एक तरह से विस्तारित किया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कितने बताए? 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जो पहला चरण है पहला स्तर है उसको क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर। जो मिडिल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत स्तर। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। और जो तीसरा स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िवादिता स्तर भी उसको बोला जाता है, या फिर आप उसको पोस्ट कन्वेंशियल लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पहला स्तर होता है वो 4 से लेकर 10 वर्ष की आयु के लिए होता है। अगला स्तर होता है 10 से लेकर 13 वर्ष की आयु के लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगला स्तर होता है वो इससे अधिक आयु के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने दोस्तों ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, औपचारिक चरण यानी कि कानून और व्यवस्था। ठीक है, दूसरा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, पर औपचारिक चरण यानी कि पोस्ट वाला सामाजिक संविदा, और या फिर पूर्व औपचारिक चरण दूसरा व्यक्तिक और विनियम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। ठीक है, औपचारिक चरण के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं औपचारिक चरण की, तो ये आपकी कोहलबर्ग के सिद्धांत की ये चौथी अवस्था है। ठीक है, चौथी अवस्था है कानून और व्यवस्था। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि जो लोगों का नैतिक विकास है वो सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे कि भाई किशोर ये सोचते हैं कि समाज में अगर आप अच्छे से चलेंगे तो इसके लिए आपको कानून द्वारा नियमों में रहना पड़ेगा, यानी कि नियमों के दायरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ बच्चे दूसरों के मानकों को अपने में आंतरिकृत कर लेता है। ठीक है, और उसके मानकों के अनुसार ही सही और गलत का निर्णय लेता है। तो ये आपका क्या है, औपचारिक चरण है। ठीक है, तो चौथे नंबर का चरण है, ये इसके अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है, किस में होता है? इदम में, अहम में, परा अहम में, परिस्थितियों में? तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? सोच के बताइए। इसका राइट आंसर है परा अहम, यानी कि सुपर ईगो में। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। क्या बताए थे? इड, ईगो और सुपर ईगो।
ठीक है। और इन्होंने बताया था कि भाई जो इड, ईगो और सुपर ईगो में ही व्यक्तित्व की संरचना है, ठीक है। यानी कि इन तीन तत्वों को इन्होंने विशेष महत्व दिया, ठीक है। इड होता है, वो क्या होता है दोस्तों, अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति का प्रयास हेतु उकसाता है, ठीक है। जबकि जो सुपर ईगो है वो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। और ईगो क्या है, जैसे मैंने बताया इड, इसके बाद आपका सुपर ईगो और बीच में जो है वो है ईगो। तो ईगो क्या है दोस्तों, वो आपका इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करता है या इन दोनों के मध्य की कड़ी है, तो वो उसको वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि जो सुपर ईगो है वही हमारे मूल्यों का आंतरिकरण से संबंधित है, यानी कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं, संस्कार है, आदर्श है, उनसे संबंधित होता है पराहम, ठीक है, सुपर ईगो। तो इसे आत्मा के अंतःकरण से भी पुकारा जाता है कभी कभार, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, अंतर्मुखी होता है, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है, इंट्रोवर्ट्स, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट गुण है, वो क्या है, आत्म केंद्रिता, ठीक। ऐसे व्यक्ति हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक, और किसी भी बाह्य परिस्थिति के अनुसार खुद को क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। ये मतलब समायोजित करने में कठिनाई का महसूस करते हैं, मतलब उनको कठिनाई होती है बाह्य परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करने में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं, निराशावादी होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न, अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है। तो भाई क्या होता है उसका प्रकार, मैंने आपको व्यक्तित्व वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है लिबिडो के बारे में। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है दोस्तों, बहिर्मुखी होता है, ठीक है। बहिर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसका लिबिडो क्या होता है, बाहर की ओर को अभिव्यक्त होता है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अंतर्मुखी होगा वो क्या होगा, अंदर की ओर को होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाएगा। लघु उत्तरी प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सत्य और असत्य, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है सरल और मतलब सत्य और असत्य प्रश्न, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक। बाकी सारे के सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। भाई प्रश्नों को मैं केवल एक लाइन में लिखना और ये पूछना कि भाई सत्य है असत्य, ये किस तरह का प्रश्न है, ये आपका एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। बाकी लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, चाहे आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, ये तो आपके आत्मनिष्ठ परिषद मतलब आपके प्रश्न है, ठीक है। इसमें जब उत्तर की जांच की जाएगी तो अलग अलग निरीक्षक द्वारा अलग अलग इसमें क्या हो सकते हैं, मतलब आंसर दिए जा सकते हैं, मतलब आपको मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर कैसे प्रश्न है, ये आत्मनिष्ठ है। लेकिन सत्य और असत्य जब जवाब सबके लिए एक है, चाहे कोई भी आपका परीक्षक इसको चेक करे तो आंसर मतलब आपके मार्क्स उतने ही आएंगे इसमें, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले कभी करवाया था। तो देखिए जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है यानी कि आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, इसमें कैसे चरण आते हैं, तो बहुत सिंपल है। इसको देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका पूर्व प्रक्रमण यानी कि प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद होगा कैटेगराइजेशन यानी कि श्रेणीकरण, फिर इसके बाद आपका होगा प्रतिक्रिया चयन, ठीक है, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन हो जाएगा। तो बताइए क्या होना चाहिए, एक तरह से DCBA, ठीक है, DCBA यानी कि जो इसका डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहले आपकी होगी पूर्व प्रक्रमण, फिर होगा आपका श्रेणीकरण, फिर होगा प्रतिक्रिया का चयन करेंगे और फिर प्रतिक्रिया का क्या हो जाएगा, क्रियान्वयन हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, आर्थिक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होना चाहिए। देखिए व्यक्तित्व के जो संगठन का स्वरूप है दोस्तों वो है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक,
ठीक है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों के मिलने से ही क्या होता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर इन दोनों गुणों में से एक भी अगर प्रेजेंट ना हो तो व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। ठीक, तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का संगठन। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। छात्रों की प्रगति का आकलन करोगे, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करोगे, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करोगे या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, भाई ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। भाई शैक्षिक विकास में मूल्यांकन क्या स्थिति है? जहाँ पर आप बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल की मात्रा का पता लगाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब मूल्यांकन क्या है कि भाई किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया की ओर को ये संकेत करती है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल है कि भाई आपकी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। भाई आपने शैक्षिक विकास जब आप कर रहे हैं तो आपकी कितना आपको ज्ञान मिला, कितना आपकी ज्ञान क्षमता है, उसका आप मूल्यांकन करेंगे, वही शैक्षिक विकास में मूल्यांकन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो सकता है कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया है, मतलब ये क्वेश्चन अभी थोड़ा इनडायरेक्ट वे में आया है, पहले कुछ अलग था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुपात मापनी। अनुपात मापनी में अब क्या होता है, परम शून्य भी हो सकता है। कोई ऐसा गुण है जिसकी मात्रा बिल्कुल ना भी हो सकती है, जैसे कि भाई भार किसी का शून्य हो सकता है, ठीक है, या किसी की लंबाई 0 हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। जबकि जैसे आपकी अंतराल मापनी है तो इसमें हमेशा क्या होता है, निरपेक्ष मान को निकालना मुश्किल होता है। इसमें हमेशा सापेक्ष वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसके सापेक्ष ये, उसके सापेक्ष ये। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा सापेक्ष मापन होता है। क्रम सूचक में तो आप क्रम में निर्धारित कर देते हैं, यहाँ पर आप नाम मात्र स्तर पे लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके मापनी के हमने 4 स्तर बताए हैं, नामित, क्रम सूचक, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इसमें ये सबसे कम परिमार्जित स्तर की होती है, ये सबसे ज़्यादा परिमार्जित स्तर की होती है। ठीक है, और यहाँ पर परम शून्य हो सकता है। केवल यही एक ऐसा मापनी है जहाँ पर परम शून्य भी हो सकता है। परम शून्य का मतलब है कि कोई जो गुण है वहाँ पर वो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, यानी कि गुण की मात्रा बिल्कुल शून्य है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से, प्रश्नों के प्रकार से, उसकी विश्वसनीयता से या फिर उसकी वैधता से। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाई एक शिक्षक पेपर बनाने से पहले जांच कर रहा है कि भाई जिस विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसको बनना चाहिए, क्या ये उनकी पूर्ति कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी क्या चेक कर रहा है दोस्तों? वैलिडिटी, वैधता को चेक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि जिस विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं तो वो क्या वो प्रश्न वैसे पूछे जा रहे हैं, तो वो उसकी किसके चेक करता है दोस्तों? वैलिडिटी को चेक करता है। ठीक है, 2 चीज़ें ध्यान में रखना, एक होती है विश्वसनीयता, एक होती है वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसी के अनुसार आपने प्रश्न पत्र को तैयार किया। ठीक है, जो आपके उद्देश्य हैं। ठीक, अब आपका एलटी परीक्षा का एग्ज़ाम है, अब वहाँ पर आपसे अगर सपोज़ आपसे पूछा कि आपको एक एग्ज़ाम दिया गया है कि आपसे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब अगर वहाँ पर आपसे कुछ और ही पूछा जाता है, कहने का मतलब है कि आपसे वहाँ कंप्यूटर के प्रश्न पूछने लग गए, ठीक, या आपसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछने लग गए, तो फिर वो प्रश्न पत्र वैलिड थोड़ी कहलाएगा, वो वैधता नहीं कहलाएगी उसकी। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर उसको आप कोई भी परीक्षक उसको जाँच करे तो आपके वही मार्क्स आने चाहिए।
एक मतलब चाहे उसको कोई भी परीक्षक उसकी जांच करे, आपने जो आंसर दिए तो आपके वही मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया, एक परीक्षक के द्वारा आपको 98 मिल रहे, एक परीक्षक आपको उसी आंसर के 70 मार्क्स दे रहा है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वैलिडिटी यानी कि विश्वसनीयता कम हो जाएगी। तो इसलिए जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो वैलिड होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय का मतलब ये है कि आपने जो पेपर भर दिया, अब उसको चाहे कोई भी परीक्षक चेक करे, आपके उतने ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर आपके OMR सीट से अगर आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे उसको कोई भी परीक्षक चेक करे, अगली कोई और चेक करेगा तब भी कितने आएंगे, 78 ही आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ आपके 80 आ जाए और यहाँ आपके 50 आ जाए। ठीक है, तो ये विश्वसनीयता और वैलिडिटी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की भी संभावना रहेगी दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मूल्यांकन का, इसलिए इसको ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ कर जाना। इसके बाद अगला है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक अच्छा विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति या फिर स्मृति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक है, मतलब कोई आपका एक सशक्त विद्यालय होगा, वो हमेशा शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना चाहेगा। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कि आपस में आपके क्या रहे, शिक्षकों के बीच में एक कंपटीशन की भावना रहे, मतलब प्रतिस्पर्धा रहे आपस में। प्रतिस्पर्धा ऐसा नहीं कि भैया कुछ नेगेटिव वे में, आप पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रहे कि भाई कौन कितना अच्छा बच्चों के लिए कर सकता है। ठीक है, यानी कि उनके बीच में शिक्षण कार्य को लेकर प्रतिस्पर्धा रहे कि वो कौन कितना अच्छा टीचर बन सकता है, कौन कितनी अच्छी टीचिंग कर सकता है। ठीक है, कौन कितना बेहतर तरीके से बच्चों के संग संप्रेषण कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है दोस्तों, ये कथन है डम्बल के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, डम्बल के द्वारा दोस्तों ये कथन दिया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब इसमें आप क्या बताएं। अगला प्रश्न देखो, सीखी हुई बात को स्मरण या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या बोलते हैं। कल्पना, स्मृति, विस्मृति या फिर ध्यान। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है, विस्मृति। ठीक है भाई, यानी कि फॉरगेटिंग। विस्मरण स्मृति क्या है दोस्तों, एक तरह का नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। जब शिक्षार्थी पूर्व सीखे गए अनुभव को किसी कारण से खो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्मरण बोलते हैं या विस्मृति बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। आपको बताना है किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना विधि। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है तार्किक विधि। ठीक है, तार्किक विधि कोई विधि नहीं होती है जिसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाए। ठीक है, बाकी जैसे प्रत्याहन विधि है, पहचान विधि है, पुनः सीखना विधि, ये सभी विधियों का मापन स्मृति के मापन में किया जाता है। मतलब इन सभी विधियों का उपयोग स्मृति के मापन में किया जाता है। ठीक है, प्रत्याहन विधि का मतलब होता है रिकॉल मेथड। ठीक है, और जैसे आप इसके अलावा होती है आपकी रिकॉग्निशन मेथड, इसको हम पहचान विधि बोलते हैं। ठीक है, या प्रत्यभिज्ञान विधि भी इसको बोला जाता है। ठीक है, रिकॉग्निशन मेथड। इसके अलावा पुनः सीखना विधि यानी कि आपकी हो जाती है रीलर्निंग मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है, उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण विधि। पुनर्निर्माण विधि को रिकंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से 4-5 ये विधियां हैं, इनको आप ध्यान में रखना। स्मृति के मापन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन तार्किक विधि कोई भी विधि नहीं होती है। ठीक है भाई, स्मृति क्या है, स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभव या फिर अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने और कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि जो आपका स्मृति है वो क्या होती है और स्मृति की
कितनी विधियां हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कौन कौन सी होती है आपकी। रिकॉल मेथड जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, प्रत्याहन विधि, इसके अलावा आपकी क्या होती है, प्रत्यभिज्ञान विधि यानी कि पहचान विधि भी आप इसको बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन मेथड, इसके अलावा पुनः सीखना विधि यानी कि रीलर्निंग मेथड, और इसके अलावा यहाँ पर एक और मेथड है जो यहाँ पर लिखी नहीं है, उसका नाम है पुनर्निर्माण विधि यानी कि रिकंस्ट्रक्शन मेथड। तो 4 मेथड हैं, फिलहाल इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, या फिर ये सभी। अच्छी मतलब धारणा नहीं है, अच्छी धारण होगा। ठीक है, धारणा नहीं मतलब धारण, धारण का मतलब होता है रिटेंशन। ठीक है, धारण करने की क्षमता ना। ठीक, तो भाई क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, देखिए सभी है, ये सभी इसके राइट आंसर है। जब आप शीघ्र पुनः स्मरण कर लेते हैं, ठीक है, शीघ्र पहचान कर लेते हैं, अच्छी आपकी धारण क्षमता है, ठीक, और इसके अलावा समायोजन, ये सभी क्या है दोस्तों, आपकी अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एनालिटिकल है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है या किस तरह की मदद करता है, बच्चों को अपनी शिक्षा विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, या फिर बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए, बच्चों को अपनी शिक्षा विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए। भाई अनुशासन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, अनुशासन की मदद से ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर कर सकते हैं। अरे भाई कक्षा में अगर अनुशासन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी या बाधित हो जाएगी। ठीक है, तो भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अगर आपने सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए अनुशासन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो उसी से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति भी करती है और सुचारू रूप से चलती भी रहती है। तो उसी से क्या होता है भाई, कक्षा विनियमित होती है और मॉनिटर हो पाती है उनकी अपनी शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भाई कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए क्या है भाई, पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे बढ़िया वर्णन क्या हो सकता है। कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आप 4 खुद पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है भाई, कक्षा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में एक होती है। पाठ्यपुस्तकें क्या करती हैं भाई, शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती है। ठीक, और एक तरह से सुव्यवस्थित शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती हैं। तो वे क्या है, कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों, सोच के बताइएगा। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों डी वाला, यानी कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। भाई एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सुविधा प्रदाता के रूप में होती है नहीं होती है, तो वो हमेशा एक ऐसी सहज परिस्थितियों का निर्माण करे जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछें और संवाद के माध्यम से सीख लें। तो उसको एक ऐसी जगह बनानी है आराम के लिए जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर? मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जेंडर रोल को ग्रहण करते हैं बच्चे। देखिए बच्चे दोस्तों ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा अपने जेंडर रोल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जनरली जो आपका जो जेंडर रोल है वो किससे पैदा होता है दोस्तों? वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि इसमें मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, समुदाय, ठीक है, परिवार, ये सभी आपके क्या होते हैं? सामाजिक अधिकरण होते हैं जो कि सहायता प्रदान करते हैं। तो मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति ये सभी आएगा। ट्यूशन दोस्तों इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। ये प्रतिबंधित नहीं होगा, ये आपका क्या होगा? ये एक बार मैं चेक कर लूँ, ये प्रतिबिंबित होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंबित होगा। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे हिसाब से गलत छप गया है। प्रतिबिंबित करे। ठीक है, और जीवन सच्चा शिक्षक है। ठीक, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों सी वाला, कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है मतलब क्या है कि भाई जो शिक्षा है वो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। ठीक है, तो इसलिए प्रगति शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि जो स्कूल है उसमें शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन को आत्मसात कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? मैंने अभी आपको आंसर दिया भी था इसके पहले, उसी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि उनके सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का उन्होंने समर्थन किया है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो जीन पियाजे का थ्योरी है उसको इन्होंने क्या किया था? विस्तारित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि इस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, इसके बाद क्या है ये थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। इसके बाद व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो आप बताइए कौन सा जो समूह है वो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं कौन सा ग्रुप है सबसे बेस्ट, जिसमें जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित रहेगी। ठीक है, और सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर होगी। देखिए कौन सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स ये वाला होगा, ए वाला, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। भाई करके सीखना भाई क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, और परियोजना विधि, सहयोग से सीखना यानी सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। अब जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो क्या होती है? भाई शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब वो करके सीख रहे हैं तो सक्रिय हैं और सहभागिता भी है उनके बीच में। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण प्रगतिशील शिक्षा में स्वयं करते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में स्वयं कैसे करेंगे वो अपने ज्ञान का निर्माण? जब वो करके सीखेंगे, परियोजना विधि के द्वारा, सहयोग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर आ जाएगा। भाई क्या होना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या फिर विकसित जेंडर पहचान। तो ये है क्या दोस्तों? ये है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। भाई जेंडर रूढ़िवादिता जैसे भाई आप खिलौने हैं या पहनावे की वस्तु हैं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंग,
का मतलब इसको किसी विशिष्ट लिंग से आप संबंधित कर देते हैं तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, आप किसी जेंडर रूढ़िवादिता मतलब यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता, इसमें आप क्या कर रहे हो कि भाई किसी लिंग विशेष को किसी कार्य विशेष या फिर किसी खास भूमिका से आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से क्या ले आती है, मतलब जैसे लैंगिक रूढ़िवादिता है वो समाज को एक तरह से गतिहीन कर देती है। ठीक, या गतिहीन दिशा में ले जाती है, क्योंकि आपने बोला कि भाई देखो ये चीज़ तो लड़कियां ही करती हैं। जैसे आपने कभी कभार सुना होगा कि भाई ये तो लड़कियों वाली चीज़ है। अरे जैसे अब कई लड़कियां होती हैं, उनको बोला जाता होगा कि ये तो लड़के करते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ खिलौने होते हैं तो ये क्या लड़कियों वाले खिलौने से खेल रहा है, या फिर किसी लड़की से बोला जाता है कि भाई आप ऐसा, ये बॉयज़ करते हैं, लड़के नहीं कर सकते ऐसा। तो ऐसे ये पहनावी की वस्तुएं, ऐसे कपड़े सिर्फ लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती। ठीक, तो या फिर लड़कियां पहन सकती है, लड़के नहीं पहन सकते। तो इस तरह का जो आपका विशिष्ट लिंग के संग जब उसको संबंधित कर दिया जाता है तो वो आपका जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमने प्रश्न किया था कल, मतलब जब हमने वो पूर्व परीक्षा, जो हमने पूर्व LT पेपर 2015 सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सामाजिक क्रय नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, जो कि आपका किसके अंतर्गत आता है, प्री कन्वेंशियल लेवल के अंतर्गत ही आता है, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा। ठीक है, तो भाई इसके अंतर्गत होता क्या है कि भाई जैसे अगर बच्चे हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, बड़े व्यक्ति या फिर अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो वे अगर सोचते हैं कि भाई कोई नियम अगर हम तोड़ेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनको भी वो समझते हैं। तो वो किसी भी कार्य को करने से पहले या उसके करने पर होने वाले स्थूल परिणाम या उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करने का कोशिश करते हैं कि भाई उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, किसी कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करने की उनमें योग्यता रहती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास इसको बोला जाता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, या फिर छोटे वयस्कों के रूप में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो। अभी मैंने जो आपको तर्क बताया था प्रगतिशील शिक्षा का, तो उसके आधार पर आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इनको देखा जाता है। भाई प्रगतिशील शिक्षा में क्या बोला मैंने अभी आपको कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वे जब वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं तो वो सक्रिय अन्वेषक की भांति तो करेंगे ना। तो वो क्या करेंगे कि अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो करके सीखते हैं। ठीक है, प्रयोजना मेथड है, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जेंडर क्या है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, या फिर एक जैविक निर्धारक है। तो बताइए क्या होना चाहिए, जेंडर यानी कि जिसको बुलाया जाता है लैंगिकता, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो, थोड़ा सोच विचार के आंसर देना। इसका राइट आंसर है एक सामाजिक संरचना। ठीक, जेंडर या फिर लैंगिकता एक सामाजिक संरचना होती है दोस्तों। समाज की संरचना क्या होती है भाई, पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनती है, तो वे परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो जेंडर होती है वो आपकी क्या होती है, सामाजिक संरचना होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी बताया गया है। इसका राइट आंसर है परिवार। वैसे इनडायरेक्टली बताया, आज तक कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, परिवार। तो भाई आपको मैंने पहले ही बताया है कि भाई जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है भाई, आश्रित होता है, असहाय होता है। ठीक है, उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं।
ठीक है। तो वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता पर ही निर्भर होता है। तो भाई बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही अपने जीवन को प्रारंभ करता है और वहीं से उसका दोस्तों क्या होता है, समाजीकरण स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट होती है। तो समाजीकरण तो दोस्तों आपकी क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसमें बालक क्या होता है दोस्तों, सांस्कृतिक पद्धतियों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों था 29वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी बता देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न, किन मनोवैज्ञानिकों ने सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? पीटर सेलवी एंड मेयर, गिलफोर्ड एंड स्पीयरमैन, सी मेटर बिनेट एंड इसके बाद कैटल व गार्डनर। तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सोच के बताना। इसका राइट आंसर है दोस्तों पीटर सेलवी एवं मेयर ने। देखिए सबसे पहले सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन इन्होंने 1990 में किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि सामवेगिक बुद्धि से जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी याद रखना दोस्तों, वो क्या है, डेनियल गोलमैन। ठीक है, डेनियल गोलमैन, ये भी आपके सामवेगिक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ही इसको लोकप्रिय बनाया। और इसके बाद सामवेगिक बुद्धि सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो गोलमैन ने किया। ठीक है, सामवेगिक बुद्धि ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1995 में आई थिंक लिखी थी, तो उसके द्वारा इन्होंने सामवेगिक बुद्धि को क्या बनाया, बिल्कुल लोकप्रिय कर दिया था। तो डेनियल गोलमैन और पीटर सेलवी एंड मेयर, इनको आप ध्यान रखना, सामवेगिक बुद्धि से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थे कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको लगातार अच्छे और वैल्यूएबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। कोशिश मेरी यही है कि आपको हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। एक दो क्वेश्चन कभी कभार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास है कि आपको लगातार नए और अच्छे क्वेश्चंस बताए जाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।